नमस्कार, मैं पायल और आप देख रहे हैं DNN इंडिया। अजमेर शहर के अलवर गेट पुलिस थाना क्षेत्र में ठगी की एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहां रहने वाली एक महिला को दो अज्ञात सरदार युवकों ने चालाकी से अपने जाल में फंसाकर घर में घुसकर महिला से जेवरात लेकर फरार हो गए। अजमेर शहर के अलवर गेट पुलिस थाना क्षेत्र में ठगी की एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहाँ रहने वाली एक महिला को दो अज्ञात सरदार युवकों ने चालाकी से अपने जाल में फंसाकर घर में घुसकर महिला से जेवरात लेकर फरार हो गए। पूरी वारदात घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पीड़िता मंजू के अनुसार दो सरदार युवक उसके घर में पहुंचे और घंटी बजाई तो मंजू गेट पर आई। एक सरदार युवक ने उसको एक कार्ड दिया। समस्याओं के समाधान करने की बात करते हुए कहा कि वे इसका समाधान कर सकते हैं। बातचीत के दौरान दोनों युवकों ने महिला का विश्वास जीत लिया। बातों बातों में आरोपियों ने पानी पीने की इच्छा जताई। जैसे ही महिला पानी लेने अंदर गई, दोनों युवक भी उसके पीछे पीछे मकान में दाखिल हो गए। इसके बाद उन्होंने महिला को राख जैसा एक पाउडर दिया और उस पर फूंक मारने को कहा। जैसे ही पीड़िता ने पाउडर पर फूंक मारी, वह अचानक बेहोश हो गई। इसके बाद आरोपियों ने अलमारी से महिला के सोने चांदी के जेवरात निकलवाए और मौके से फरार हो गए। उस समय महिला घर पर अकेली थी। पीड़िता का बेटा उस समय बाइक की सर्विस कराने गया हुआ था। जब वह वापस लौटा तो उसने अपनी मां को बेहोशी की हालत में पाया। घबराकर उसने किसी तरह अपनी मां को होश में लाया। होश आने पर महिला ने दो सरदार युवकों द्वारा ठगी की पूरी घटना बताई। घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में दोनों आरोपियों की पूरी गतिविधि कैद हो गई। फुटेज में दोनों सरदार युवक घर में आते जाते हुए दिखाई दे रहे थे। घटना की सूचना मिलते ही अलवर गेट थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना स्थल का मौका मुआयना किया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अज्ञात आरोपियों की पहचान और तलाश शुरू कर दी है। पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी अजनबी के झांसे में न आए। ऐसी किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत पुलिस को सूचना दें। और उन्होंने कार्ड दिया था मुझे और कुछ ऐसे पूछा था कि आप जालंधर गए हो, पंजाब गए हो, गोल्डन टेम्पल देखा है, ऐसी 2-3 बातें पूछी थी। तो मैंने उसको मना कर दिया। फिर उसने गेट पे मुझसे बोला कि मैडम पानी, बहन जी पानी मिलेगा। मैंने कहा ठीक है भैया। मैंने गेट खोला, चेयर यहीं रखी थी, मैं पानी लेने आई तो अंदर आ गए दोनों। एक आया था, एक गेट पे खड़ा था। फिर उसने मुझे बोला आपको कोई दुख दर्द, कोई परेशानी है तो वो सब आपकी ऐसी मतलब मिट जाएगी। और फिर पता नहीं उसने मुझे एक फूंक मारा था, ऐसे पता नहीं ऐसे ऐसे करके, और ऐसे करके फूंक मार दिया मुझे। मैं मेरी चेयर पे चुपचाप बैठी रही, बहुत देर तक मैं बैठी। फिर बोला कि फिर दूसरे के लिए, दूसरा जो खड़ा था ना, तो बोले इसके लिए भी पानी। मैंने कहा ठीक है। तो ये डोर ऐसे ही खुला हुआ था। फिर मैं पानी लेने गई तो एक यहाँ रह गया और एक अंदर आ गया। फिर क्या बात करी ये मैं नहीं कह सकती हूँ कि उन्होंने क्या मेरे से बात करी होगी, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने मुझे एक और पाउडर दिया था राइट हैंड में, और फिर बोले इसको फूंक मारो। उसको भी मैंने फूंक मारी। राख होती है ना, उस टाइप की थी। फिर मैंने फूंक मारा। फिर मैं यहीं बैठी रही। फिर मुझे नहीं मालूम कि मुझसे पूछ क्या रहे हैं। और इसी बीच में मेरे हस्बैंड का भी फोन आ रहा है, क्योंकि उन्होंने कैमरास नोट कर लिए थे। तो वो मुझे फोन भी करे, लेकिन मैं उनका फोन भी अटेंड नहीं कर पाई और ना ही मैंने मेरे बच्चे का फोन अटेंड किया। तो फिर इन्हें थोड़ा डाउट हुआ ना, फिर कंटिन्यू मेरा फोन बज रहा था, लेकिन शायद मुझे सुनाई नहीं दिया। फिर उसके बाद उन्होंने बोला आपकी अलमारी में से जो सामान है वो ला दो। तो मेरे को शादी में, मैं शादी अटेंड करके आई थी, तो मेरे कानों के और मेरा मंगलसूत्र बाहर ही पड़ा हुआ था। वो मैंने ला के दिया, लेकिन वो मेरे पीछे वहां तक नहीं आए। वहां बस मैं अकेली गई और लेके आ गई, रख के आके फिर मैं यहाँ बैठ गई वापस। कितने लोग थे? 2 थे। कितने का होगा? मंगलसूत्र था मेरा 1.5 तोले का और मेरी झुमरियां लगभग 2 तोले की थी। राष्ट्रीय श्रम संगठनों के आह्वान पर श्रम कानूनों में किए जा रहे बदलाव के विरोध में 12 फरवरी को देशव्यापी हड़ताल आयोजित की गई। इस हड़ताल का असर अजमेर में भी व्यापक रूप से देखने को मिला। गुरुवार को शहर के बैंक, LIC कार्यालय और मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव से जुड़ी सेवाएं पूरी तरह बंद रही, जिससे आम नागरिकों को भारी समस्या का सामना करना पड़ा। राष्ट्रीय श्रम संगठनों के आह्वान पर श्रम कानूनों में किए जा रहे बदलावों के विरोध में
12 फरवरी को देशव्यापी हड़ताल आयोजित की गई। इस हड़ताल का असर अजमेर में भी व्यापक रूप से देखने को मिला। गुरुवार को शहर के बैंक, LIC कार्यालय और मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव से जुड़ी सेवाएं पूरी तरह बंद रही, जिससे आम नागरिकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। हड़ताल के चलते बैंकिंग सेवाएं ठप रही। नगद लेन देन, चेक क्लियरेंस, ड्राफ्ट, पासबुक अपडेट जैसे कार्य नहीं हो पाए। वहीं LIC कार्यालय बंद रहने से बीमा धारकों को भी असुविधा हुई। लोगों को मजबूरी में बिना काम कराए लौटाना पड़ा, जिससे दिन भर असंतोष का माहौल बना रहा। हड़ताल के समर्थन में संयुक्त श्रमिक समन्वय समिति अजमेर के तत्वावधान में विभिन्न श्रमिक संगठनों द्वारा एक विशाल रैली का आयोजन किया गया। रैली रेलवे स्टेशन से सुबह 11 बजे प्रारंभ हुई, जो मदार गेट, गांधी भवन, कचहरी रोड होते हुए जिला कलेक्ट्रेट पहुंची। रैली के समापन पर श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम ज्ञापन जिला कलेक्टर लोक बंधु को सौंपा। ज्ञापन में श्रम कानूनों में किए जा रहे बदलावों को श्रमिक विरोधी बताते हुए उन्हें वापस लेने की मांग की गई। इस अवसर पर संयुक्त श्रमिक समन्वय समिति के अध्यक्ष राजीव शर्मा एवं संयोजक तेज सिंह ने बताया कि 12 फरवरी की हड़ताल में बैंक, LIC, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव सहित अन्य संगठनों ने सक्रिय भागीदारी निभाई। उन्होंने यह भी बताया कि रेलवे, पोस्टल विभाग, रोडवेज, राज्य कर्मचारी, BSNL, लघु उद्योग, आयकर विभाग की यूनियनों ने इस हड़ताल को नैतिक समर्थन दिया। देश के श्रमिक संगठनों ने पिछले कई दशकों तक संघर्ष करके जो श्रम कानून सरकारों से हासिल करने का काम किया, उन 44 श्रम कानूनों को समाप्त करके वर्तमान सरकार ने 4 श्रम कोड बनाने का काम किया है, जिसके विरोध में देश भर के राष्ट्रीय श्रम संगठनों के आह्वान पर आज 1 दिवसीय हड़ताल करके हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो हमें श्रमिक अधिकार मिले हुए हैं, जिसके तहत श्रमिकों के, चाहे वो संगठित क्षेत्र में काम करते हो, चाहे असंगठित क्षेत्र में काम करते हो, काम के घंटों को लेकर के, मिनिमम वेजेस को लेकर के, ग्रेच्युटी पेंशन को लेकर के, महिलाओं के विशेष अधिकारों को लेकर के, ये जो तमाम जो एक्ट बने हुए थे उनको समाप्त करके आपने जो 4 नए कानून उद्योगपतियों के हित में बनाए हैं, उनको समाप्त करने का काम करें और अधिकार जो श्रमिकों को मिले हुए हैं उन अधिकारों को वापस बहाल करने का काम करें। इस मांग को लेकर के आज संयुक्त श्रमिक समन्वय समिति के बैनर तले अजमेर के 18 ट्रेड यूनियंस के साथियों ने एक साथ रैली निकालने का काम किया और आज कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देकर के और हमने प्रधानमंत्री महोदय से ये निवेदन करने का काम किया है कि नए कानूनों को रद्द करके पुराने हमारे जो अधिकार है उन्हें बहाल करने का काम करें। देश भर के करीब 25 करोड़ मजदूर और किसान देशव्यापी हड़ताल पर हैं। यह आम हड़ताल मूल रूप से 4 श्रम कानूनों के विरोध में है, जो भारत सरकार के द्वारा श्रमिकों के अधिकारों का शरण करके और सरमाएदारों को अधिक अधिकार दिए हैं, जिससे वो श्रमिकों को कुचल सके, उनको डरा धमका सके, प्रताड़ित करके उनको नौकरी से निकाल सके। इन कानूनों का हम जो विरोध कर रहे हैं, हम ये भारत सरकार से मांग करेंगे कि आज जिस प्रकार से हमारे श्रमिकों ने और किसानों ने इस श्रम कानूनों का विरोध करा है, उससे उसको समझ में आना चाहिए कि इन कानूनों को वापस लेवे, नहीं तो इस देश का चक्का जाम उल्लू कर दिया जाएगा। और भारत सरकार ये समझ ले कि अगर देश में कोई परिवर्तन ला सकता है तो मजदूर और किसान ही ला सकता है, और हम उसके लिए लाने। आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण राजस्थान जयपुर डॉक्टर टी शुभ मंगल के निर्देशों की अनुपालना में आमजन को मिलेट्स यानी मोटे अनाज के प्रति जागरूक करने के लिए गुरुवार 12 फरवरी 2026 को JLN मेडिकल कॉलेज अजमेर के ऑडिटोरियम में आयोजित मिलेट्स मेला सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण राजस्थान जयपुर डॉक्टर टी शुभ मंगल के निर्देशों की अनुपालना में आमजन को मिलेट्स यानी मोटे अनाज के प्रति जागरूक करने के लिए गुरुवार 12 फरवरी 2026 को JLN मेडिकल कॉलेज अजमेर के ऑडिटोरियम में आयोजित मिलेट्स मेला सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। कार्यक्रम का आयोजन फूड सेफ्टी के अंतर्गत विभिन्न नवाचारों की श्रृंखला में किया गया, जिसमें प्रातः 11 बजे से शाम 4 बजे तक बड़ी संख्या में आमजन, स्वास्थ्य कर्मी, छात्र छात्राएं एवं महिलाएं उपस्थित रही। मेले का मुख्य उद्देश्य लोगों को मिलेट्स जैसे ज्वार, बाजरा, रागी आदि मोटे अनाजों के सेवन से होने वाले स्वास्थ्य लाभों के प्रति जागरूक करना रहा। मेले में विभिन्न प्रकार के मिलेट्स से बने पौष्टिक एवं स्वादिष्ट व्यंजनों की आकर्षक प्रदर्शनी लगाई गई, जिन्हें उपस्थित लोगों ने न केवल देखा बल्कि उनके स्वाद का भी आनंद लिया।
साथ ही विशेषज्ञों द्वारा मिलेट्स की पोषण क्षमता, मधुमेह नियंत्रण, हृदय स्वास्थ्य, पाचन सुधार तथा जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों में इनके महत्व पर विस्तृत जानकारी दी गई। प्रतिभागियों ने मिलेट्स को दैनिक आहार में शामिल करने के तरीकों पर भी मार्गदर्शन प्राप्त किया। वॉकेथॉन में बड़ी संख्या में नागरिकों ने भाग लिया और हाथों में जागरूकता संदेशों की तख्तियां लेकर मोटे अनाज को अपनाने का संदेश दिया। इस पहल से शहर में स्वास्थ्य के प्रति सकारात्मक वातावरण बना। आज जवाहरलाल नेहरू आयुर्विज्ञान महाविद्यालय के परिसर में ऑडिटोरियम के अंदर और इसके परिसर में मिलेट मेला का आयोजन किया गया है, जिसमें कि हमारे जोधा साहब जो कि जॉइंट डायरेक्टर साहब हैं, CMHO ज्योत्सना रंगा मैडम और उनके ड्रग एंड कंट्रोलर वाली सारी टीम ने एक मेला का आयोजन किया गया है। ये राज्य सरकार द्वारा प्रोत्साहित एक मेला आयोजन है। इसके हमारे प्रमुख श्री डिवीज़न कमिश्नर श्री शक्ति सिंह जी राठौड़ साहब पधारे, जो कि चीफ गेस्ट थे। उन्होंने सबको बताया कि मोटा अनाज का क्या महत्व है। आज चूँकि बीमारियां काफ़ी बढ़ती चली जा रही है, जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, जैसे डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट पेशेंट है, इस तरह के बढ़ने का कारण है मोटापा क्यों बढ़ता जा रहा है? जंक फूड की वजह से। हमारा जो आहार की जो थाली है उसमें हमने घी, तेल, चिकनाई का ज़्यादा उपयोग किया है। समोसा, कचौरियाँ ज़्यादा खाते हैं, जंक फूड बहुत ज़्यादा यूज में होता है, जिससे हमारा तेज़ी से ग्लाइसेमिक कंट्रोल बढ़ता है और इंडेक्स बढ़ता है, जिससे कि हमारे डिपॉजिट होता चला जाता है, फैट बेली बनती है, मोटापा बढ़ता चला जाता है। तो ये काफ़ी हानिकारक बीमारियाँ प्रोड्यूस करने की कोशिश करती है, जैसे कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम में कंपोनेंट होता है मोटापा, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा बढ़ना। तो हम अगर आहार को संतुलित रखेंगे, वो कैसे रख सकते हैं? श्री अन्न, जिसे मोटा अनाज कहा जाता है। राज्य सरकार और भारत सरकार काफ़ी प्रयास कर रही हैं कि मोटा अनाज हमारे खाने में एक सम्मिलित आहार हो, जो कि पौष्टिक आहार कहलाता है, जिसमें हम बाजरा, मक्की, रागी और हमारे बहुत सारे मिलेट्स हैं जो कि हमारे यहाँ पे मिलते हैं। राजस्थान का फूड है, संस्कृति है कि बाजरे की रोटी खाएं, बाजरे का खिचड़ा बना के खाएं, घाट खाएं। ये सारी चीज़ें बहुत सारे पौष्टिक आहार देती हैं, जो कि लो ग्लाइसेमिक फूड इंडेक्स होता है। काफ़ी प्रचुर मात्रा में आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम सारी मात्रा में मिलते हैं, जो कि हड्डियों को मजबूत करती है, शरीर को स्वस्थ रखते हैं। तो आओ हम सब प्रण लें कि मिलेट को अपने आहार में जोड़ें, ताकि हम स्वस्थ रह सकें और एक समृद्ध भारत की ओर जाएं। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सेकेंडरी व सीनियर सेकेंडरी परीक्षाएं 12 फरवरी से शुरू हो गई। बोर्ड सचिव गजेंद्र सिंह राठौड़ के अनुसार परीक्षा में 9,90,057 परीक्षार्थी पंजीकृत है। प्रदेश के 6,194 केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की जा रही है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सेकेंडरी व सीनियर सेकेंडरी परीक्षाएं 12 फरवरी से शुरू हो गई। बोर्ड सचिव गजेंद्र सिंह राठौड़ के अनुसार परीक्षा में 19,90,057 परीक्षार्थी पंजीकृत है। प्रदेश के 6,194 केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की जा रही है। बोर्ड सचिव गजेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि इस वर्ष सेकेंडरी परीक्षा में 10,68,109, सीनियर सेकेंडरी परीक्षा में 9,10,009, प्रवेशिका में 7,817 तथा वरिष्ठ उपाध्याय वर्ग में 4,122 विद्यार्थी पंजीकृत किए गए हैं। उन्होंने बताया कि परीक्षा के सफल संचालन के लिए सभी परीक्षा केंद्रों पर आवश्यक व्यवस्थाएं पूर्ण कर ली गई है। नकल रहित परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। परीक्षा केंद्रों पर CCTV कैमरों से निगरानी, उड़न दस्तों की तैनाती एवं विशेष दलों की नियुक्ति की गई है। इस साल जिलों में अभय कमांड सेंटर से भी परीक्षाओं की मॉनिटरिंग की जा रही है। उन्होंने बुधवार शाम बोर्ड कार्यालय में कंट्रोल रूम व CCTV कंट्रोल रूम का निरीक्षण कर व्यवस्थाएं देखी। यहाँ पर्याप्त संख्या में कार्मिक तैनात किए गए हैं। परीक्षाओं के सफल, निष्पक्ष एवं पारदर्शी आयोजन के लिए शिक्षक, केंद्राध्यक्ष एवं प्रशासनिक अधिकारी समन्वय के साथ कार्य कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि कंट्रोल रूम व्यवस्था बोर्ड परीक्षा के संचालन के लिए बोर्ड कार्यालय में 24 घंटे कार्यरत रहेगा। शिकायत तो कुछ नहीं आई है। कुछ लोगों ने ये जरूर रिक्वेस्ट की है कि उनके बच्चे जो है NSO में दर्ज हो गए हैं तो उन्हें DNSO कर दिया जाए। तो वो हमारी टीम 100 की स्पीड में काम कर रही है। एक सेकंड में ऐसी समस्या सुनते ही डिस्पोजल हो रही है। और कुछ बच्चे जो CWSN और नॉर्मल कैटेगरी का विवाद है उसकी बात करें तो वो भी हमने यहाँ पर निपटारा कर दिया।
कितने का कंट्रोल रूम में कितने नंबर है और सीसीटीवी लगाए गए? 2 प्रकार के कंट्रोल रूम है। एक तो 1 वे कंट्रोल रूम है जिसमें हमने सीसीटीवी लगा रखे हैं, जिसमें 30 सुपरवाइजर अधिकारी, 30 कंपनी के लोग बैठे हैं और वो चेक कर रहे हैं कि कहीं कोई संदिग्ध गतिविधि नजर आए तो हमारी फ्लाइंग आदि को वो बता सके। दूसरा एक बोर्ड कंट्रोल रूम है जिसमें जो वास्तविक समस्याएं जो आ रही है, जो स्टूडेंट, अभिभावक, स्कूल प्रबंधन, सेंटर प्रबंधन, फ्लाइंग से संबंधित है, वो यहाँ पे सुनी जा रही है। यहाँ पे सारे अधिकारी बैठे हुए हैं और उन समस्याओं का निपटारा कर रहे हैं। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से आयोजित बोर्ड परीक्षाओं की गुरुवार से औपचारिक शुरुआत हो गई। पहले दिन कक्षा 10वीं का अंग्रेजी विषय का प्रश्न पत्र प्रदेश भर के परीक्षा केंद्रों पर शांतिपूर्ण ढंग से आयोजित किया गया। परीक्षा देकर बाहर आए विद्यार्थियों की प्रतिक्रियाएं मिलीजुली रही। कई छात्रों ने प्रश्न पत्र को सरल बताया, जबकि कुछ ने इसे थोड़ा कठिन करार दिया। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से आयोजित बोर्ड परीक्षाओं की गुरुवार से औपचारिक शुरुआत हो गई है। पहले दिन कक्षा 10वीं का अंग्रेजी विषय का प्रश्न पत्र प्रदेश भर के परीक्षा केंद्रों पर शांतिपूर्ण ढंग से आयोजित किया गया। परीक्षा देकर बाहर आए विद्यार्थियों की प्रतिक्रियाएं मिलीजुली रही। कई छात्रों ने प्रश्न पत्र को सरल बताया, जबकि कुछ ने इसे थोड़ा कठिन करार दिया। परीक्षा केंद्रों के बाहर विद्यार्थियों में हल्की घबराहट के साथ साथ संतोष भी देखने को मिला। अधिकांश छात्राओं का कहना था कि प्रश्न पत्र पाठ्यक्रम के अनुसार था और समय पर पूरा हो गया। वहीं कुछ विद्यार्थियों ने कहा कि ग्रामर और रीडिंग सेक्शन के कुछ प्रश्न अपेक्षाकृत कठिन थे, जिनमें सोचने में अधिक समय लगा। इधर बोर्ड परीक्षाओं की व्यवस्थाओं को लेकर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सचिव गजेंद्र सिंह राठौड़ स्वयं सक्रिय नजर आए। उन्होंने बोर्ड परिसर में संचालित कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया और विभिन्न परीक्षा केंद्रों की व्यवस्थाओं की समीक्षा की। बोर्ड सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि परीक्षाएं पूरी पारदर्शिता और अनुशासन के साथ संपन्न कराई जाए, ताकि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या नकल की शिकायत न आए। कुल मिलाकर बोर्ड परीक्षाओं का पहला दिन सफल और शांतिपूर्ण रहा। अब आने वाले दिनों में अन्य विषयों की परीक्षाएं आयोजित होगी, जिनको लेकर विद्यार्थी अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं। शिक्षा का बोर्ड देने आया, इधर पेपर लेंदी नहीं था, मतलब इजी था पेपर। हाँ। और इसमें क्वेश्चंस भी आए ज़्यादा थे टफ एक मिनट और ज़्यादा टफ क्वेश्चन थे। पेपर तो बहुत इजी था और फिलहाल तो हमारे एग्जाम बहुत अच्छे रहे। अब रिजल्ट पे डिपेंड है कि कोई परेशानी नहीं थी और टीचर्स भी बहुत अच्छी थी, उन्होंने कुछ भी नहीं मतलब हमने पूछा भी नहीं। अरे दिनेश किसका एक मिनट किसकी ओर से हो रहा है ये पेपर? जी कितने क्वेश्चन आए? हमारे 20 क्वेश्चन आए थे। हाँ क्या दिक्कत आई आपको? 8वां पेपर था? पहला पेपर आज पहला पेपर था हमारे। आज हमें इंग्लिश का पेपर लगा है और हमारा पेपर बहुत ही अच्छा गया। हमने सारा पेपर करा, मतलब और क्वेश्चन बहुत इजी थे। कितने क्वेश्चन थे? 20 क्वेश्चन आए थे। क्या क्या पूछे गया? इसमें चैप्टर्स के क्वेश्चन भी आए थे, सीन पैसेजेस भी आए थे हमारे। मतलब पेपर बहुत अच्छा गया।
भारत और फ्रांस के बीच वर्षों से चले आ रहे सांस्कृतिक संबंधों और कला परंपराओं के आदान प्रदान को और अधिक सशक्त बनाने के उद्देश्य से फ्रांस एम्बेसी की ओर से अजमेर शहर में एक भव्य वॉल आर्ट फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। ये कार्यक्रम 11 फरवरी से 14 फरवरी तक आयोजित होगा, जिसमें शहर के प्रमुख स्थानों पर कला के माध्यम से सामाजिक संदेश दिए जाएंगे। भारत और फ्रांस के बीच वर्षों से चले आ रहे सांस्कृतिक संबंधों और कला परंपराओं के आदान प्रदान को और अधिक सशक्त बनाने के उद्देश्य से फ्रांस एम्बेसी की ओर से अजमेर शहर में एक भव्य वॉल आर्ट फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। यह कार्यक्रम 11 फरवरी से 14 फरवरी तक आयोजित होगा, जिसमें शहर के प्रमुख स्थानों पर कला के माध्यम से सामाजिक संदेश दिए जाएंगे। इस वॉल आर्ट फेस्टिवल में महिला जन अधिकार समिति, पृथ्वीराज फाउंडेशन और लोक कला संस्था की महत्वपूर्ण सहभागिता रही। इसके साथ ही डीएवी कॉलेज अजमेर के छात्र छात्राओं सहित शहर के कई उभरते और अनुभवी कलाकारों ने इस आयोजन में बढ़-चढ़ कर भाग लिया। कार्यक्रम के तहत अजमेर कलेक्ट्रेट के आसपास की दीवारों को रंगों और विचारों से जीवंत कर दिया गया। कलाकारों ने अपनी रचनात्मकता के माध्यम से न केवल दीवारों को सजाया, बल्कि सामाजिक चेतना को भी मजबूती से प्रस्तुत किया। इन दीवार चित्रों ने आमजन का ध्यान आकर्षित किया और शहर की सुंदरता में नया आयाम जोड़ा है। ये फ्रेंच एम्बेसी की तरफ से भारत में फ्रांस और भारत दोनों देशों के बीच में सांस्कृतिक आदान प्रदान के उद्देश्य से वॉल आर्ट फेस्टिवल किया जा रहा है। और ये फेस्टिवल अजमेर की जो संस्थाएं हैं, महिला जन अधिकार समिति, पृथ्वीराज फाउंडेशन और लोक कला संस्थान, इन तीनों की सहभागिता में आयोजन हो रहा है, जिसमें इन अजमेर के जो ख्याति प्राप्त कलाकार हैं उनके साथ में डीएवी कॉलेज के विद्यार्थी और महिला जन अधिकार समिति की जो छात्राएं हैं वो भी भाग ले रही हैं। और ये वॉल पेंटिंग जो है बनने के बाद से हमारे कलेक्ट्रेट की बाहर की जो सड़कें हैं बहुत ही खूबसूरत नजर आने लगी है, और जो भी यहाँ से लोग निकल रहे हैं बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं और इसे एक बहुत अच्छी पहल बता रहे हैं। और जो अजमेर के जिला कलेक्टर हैं श्री लोकबंधु जी, उन्होंने भी इस पहल को बहुत अच्छा प्रयास बताया है और बहुत सराहना की है। इसी प्रकार से अजमेर विकास प्राधिकरण की जो आयुक्त है श्रीमती नित्या मैम, वो आज यहाँ पर आई है, कलाकारों से मिली और उन्होंने खुद ने भी वॉल पेंटिंग बनाई है। तो इस प्रकार से एक बहुत सफल और सार्थक आयोजन है, जिसमें दोनों देशों के बीच में भी सांस्कृतिक आदान प्रदान हो रहा है और शहर की खूबसूरती भी निखर रही है। नमस्ते, जिंदाबाद साथियों। मेरा नाम नमीरा है और मैं महिला जन अधिकार समिति की तरफ से हूँ। फ्रेंच एम्बेसी के साथ मिलकर, जो फ्रेंच से हमारी साथी आई हैं, उनके साथ मिलकर हम महिला जन अधिकार समिति और डीएवी कॉलेज के स्टूडेंट्स आए हुए हैं और अलग अलग आर्टिस्ट भी यहाँ पर आए हुए हैं, जिनके साथ मिलकर हम वॉल पेंटिंग कर रहे हैं। इसकी जो थीम हमने रखी है वो रखी है, ज़्यादातर फोकस हमने महिला फोकस एम्पावरमेंट को ज़्यादातर ध्यान दिया गया है। गर्ल्स एम्पावरमेंट, फुटबॉल फॉर फ्रीडम, कॉन्फिडेंस लेवल कैसे। महात्मा गांधी स्मृति समिति के तत्वावधान में पुष्कर सरोवर के मुख्य गौ घाट पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का श्राद्ध दिवस श्रद्धा एवं सम्मान के साथ मनाया गया। इस अवसर पर संगोष्ठी सहित विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक, समाज सेवी एवं विद्यार्थी उपस्थित रहे। महात्मा गांधी स्मृति समिति के तत्वावधान में पुष्कर सरोवर की मुख्य गौ घाट पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का श्राद्ध दिवस श्रद्धा एवं सम्मान के साथ मनाया गया। इस अवसर पर संगोष्ठी सहित विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक, समाज सेवी एवं विद्यार्थी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने महात्मा गांधी के जीवन, उनके आदर्शों, सत्य, अहिंसा एवं मानवतावाद पर विस्तार से प्रकाश डाला। वक्ताओं ने कहा कि आज के समय में बापू के विचारों को अपनाने की आवश्यकता पहले से कई अधिक है। उनका जीवन मानवता, सेवा और नैतिक मूल्यों का प्रेरणा स्रोत है। श्राद्ध दिवस के अवसर पर आयोजित संगोष्ठी में गांधी दर्शन, स्वदेशी, स्वच्छता, सामाजिक समरसता और अहिंसा जैसे विषयों पर विचार रखे गए। वक्ताओं ने युवाओं से अपील की कि वह महात्मा गांधी के सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारकर एक बेहतर समाज के निर्माण में योगदान दे। समिति के संयोजक एवं पूर्व पालिका अध्यक्ष जनार्दन शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि बापू के श्राद्ध दिवस के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी स्कूली छात्र छात्राओं के लिए महात्मा गांधी एवं मानवतावाद विषय पर निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्रतियोगिता का उद्देश्य विद्यार्थियों में गांधी जी के विचारों के प्रति जागरूकता पैदा करना है। निबंध प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थियों के लेखों का मूल्यांकन कर श्रेष्ठ प्रतिभागियों को शीघ्र ही सम्मानित किया जाएगा। आयोजकों ने बताया कि ऐसे कार्यक्रमों से विद्यार्थियों में नैतिक मूल्यों, देशभक्ति एवं सामाजिक जिम्मेदारी की भावना विकसित होती है। 12 फरवरी
आज जो कार्यक्रम है ये कार्यक्रम, इस कार्यक्रम के आयोजक और संचालक श्री जनार्दन जी शर्मा, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष, जिनके सानिध्य में ये आयोजित किया जा रहा है और मैं इनके सहयोगी के रूप में कार्य कर रहा हूँ। और ये कार्यक्रम हम लगातार, जैसा कि हमारे संयोजक सर ने बताया, लेकिन हम लोग इनके सहयोग में इस कार्यक्रम को अनवरत चलाए रखेंगे जब तक हमें उम्मीद है, जब तक हम नई पीढ़ी ऐसी तैयार कर रहे हैं कि इसी कार्यक्रम को लगातार जारी रखेंगे। ऐसा हमारा प्रयास है। क्या कार्यक्रम किए जा रहे हैं? यह है कि जो कार्यक्रम है यहाँ पर, जो कार्यक्रम है ये गोष्ठी है, इसके नाम से दी जाती है। हम बच्चों को प्रेरित करते हुए महात्मा गांधी के ऊपर, उनको महात्मा गांधी के विचारों को हम प्रसारित करते हैं और महात्मा गांधी को पढ़ने के लिए हम प्रोत्साहित करते हैं कि महात्मा गांधी के दर्शन को पढ़ा जाए कि वो एक कैसा व्यक्ति रहा इस दुनिया में। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की अस्थियां गौ घाट पर 12 फरवरी 1948 को विसर्जित की गई थी। उस समय सारे राजस्थान से लोग आते थे और उसके बाद जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर भी था, फिर जिला स्तर पर चालू हुआ। जिला स्तर में स्वतंत्रता सेनानी भी आते थे और अजमेर मेरवा ग्राम सेवा मंडल, सर्वोदय संघ और दूसरी खादी कार्यकर्ता, सर्वोदय कार्यकर्ता भी आते थे। लेकिन धीरे धीरे उनका भी रुझान कम हो गया। हम इसमें 60-65 साल से उनके साथ थे, वो उन्होंने चालू कर दिया, ख़त्म कर दिया, तो हम तो उसको 12 फरवरी को, और इसमें सारे स्कूल के बच्चे, सामाजिक कार्यकर्ता और सभी जो गांधी जी में रखते हैं रुचि, वो भाग लेते हैं। तो हम ये 12 फरवरी 1948 से लेकर आज तक ये कार्यक्रम यहाँ पर गौ घाट पर चल रहा है और उसमें हम कोई न कोई थीम रखते हैं कि गांधी जी की कैसी इनके कार्यक्रम थे और किस प्रकार से वो सत्य और अहिंसा पर चलते थे, उनके संदेश क्या है। तो इस समय पहले हमने इसके लिए विश्व शांति भी, क्योंकि अहिंसा की ज़रूरत है, विश्व शांति पर भी किया। अब भी हम इस साल महात्मा गांधी और मानवता, यानी आज भौतिक युग में लोग इंसान को भी इंसान नहीं समझ रहे हैं, तो मानवता, और मानवता के मायने हैं सच्चाई, नेकी, परस्पर सहयोग, अहिंसा है। तो इसके लिए हमने ये थीम रखी है और इसमें सारे विद्यार्थियों से 3-4 स्कूल कॉलेजों से निबंध प्रतियोगिता भी कराई है और विकलांग, ये जो क्या दिव्यांग स्कूल वाले बच्चे भी आएंगे और हमारे ये स्कूलों के गायत्री शक्तिपीठ और गवर्नमेंट कॉलेज पुष्कर और ये अपनी अर्जनेश्वर स्कूल और राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जो दिनेश जी गौड़ जो है इसकी कर रहे हैं, वो आ जाएंगे। आज विशेष कार्यक्रम क्या रखा गया होगा? तो वो यही है कि भाई एक तो गोष्ठी मानवता, महात्मा गांधी और मानवता पर गोष्ठी, और इसके अलावा जो निबंध प्रतियोगिता हुई है उसके जो सेलेक्टेड विद्यार्थी हैं उनको हम पुरस्कार देंगे और कुछ लोग अपनी प्रस्तुति भी देंगे, श्रद्धांजलि भी देंगे। भजन, एक वो अच्छी गायिका है वो भजन पेश करेगी। इस प्रकार से गांधी जी का रवि, वो गोविंद भारद्वाज साहब भी आने वाले हैं जो साहित्यकार हैं, उनका भी हम सम्मान करेंगे। इसके अलावा हमारे एक अच्छे प्रतिभाशाली इंजीनियर है, हमारे कंवर साहब हैं, उनका भी हम सम्मान। 7वें राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी गुरुवार को अजमेर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए राजस्थान सरकार द्वारा पेश किए गए वर्ष 2026-27 के बजट की सराहना की
उन्होंने कहा, ये बजट सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की भावना को पूरी तरह प्रतिबिंबित करता है और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। 7वें राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी गुरुवार को अजमेर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए राजस्थान सरकार द्वारा पेश किए गए वर्ष 2026-27 के बजट की सराहना की। उन्होंने कहा कि ये बजट सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की भावना को पूरी तरह से प्रतिबिंबित करता है और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की दिशा में एक मजबूत कदम है। अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि बुधवार को राजस्थान के वित्त मंत्री दिया कुमारी द्वारा प्रस्तुत बजट केवल आर्थिक दस्तावेज नहीं है, बल्कि विकसित राजस्थान का स्पष्ट रोड मैप है। ये बजट राज्य को सामाजिक, आर्थिक और आधारभूत विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाने की क्षमता रखता है। अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि बजट में रोजगार सृजन, कौशल विकास, महिला सशक्तिकरण, कृषि सुधार और सामाजिक सुरक्षा जैसे विषयों को प्राथमिकता दी गई। इससे न केवल आर्थिक विकास को गति मिलेगी, बल्कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचेगा। उन्होंने बजट को संतुलित, दूरदर्शी और समावेशी बताते हुए कहा कि इसमें वर्तमान आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की चुनौतियों को भी ध्यान में रखा गया है। ये बजट आने वाले वर्षों में राजस्थान को एक मजबूत और आत्मनिर्भर राज्य बनाने में अहम भूमिका निभाएगा। करते हैं गरीब, युवा, अन्नदाता और महिला, इन चारों वर्गों के लिए इस बजट में किसी न किसी प्रकार के ऐसे प्रावधान हैं जो जहां उनको आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में उपयोगी हैं, वहीं उन सब के स्वाभिमान को और उनकी सुविधाओं को भी बढ़ाने की दिशा में काम करने वाले हैं। राजस्थान का आधारभूत ढांचा, मानव संसाधन और सामाजिक सुरक्षा, 3 ऐसे सेक्टर है। तीनों सेक्टरों के ऊपर भी इस राजस्थान के बजट में इसका प्रावधान किया हुआ है। चाहे पानी का विषय होगा, बिजली का विषय हो, शिक्षा और स्वास्थ्य, सड़क, इन 5 चीज़ों के लिए प्रावधान करते हुए हम धीरे धीरे राजस्थान के आधारभूत ढांचे को, मानव संसाधन को 2047 में जो विश्व भर की चुनौतियां होंगी, उसके नाते भारत के साथ खड़े होकर के उन चुनौतियों का सामना करने के लिए राजस्थान को तैयार करने का रोड मैप इसमें स्पष्ट दिखता है। सर, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आरोप लगाया है सड़क नाली पर ही बजट केंद्रित रहता है। नहीं, मैंने इसलिए केवल बिजली पानी सड़क पे नहीं है, ओवरऑल इंफ्रा को लेकर क्या दिया है? ओवरऑल इंफ्रा के नाते से जहाँ सड़कों के विकास की बात है उसका भी बजट में प्रावधान है, बिजली का प्रावधान है, आग पानी का प्रावधान है, शिक्षा और स्वास्थ्य, और फिर मानव संसाधन को तैयार करना, विभिन्न तरह से इक्विपमेंट को आपने उसी तरह से तैयार करना, चाहे वो साधन की बात हो या व्यक्ति की बात हो, दोनों चीज़ों के विजन इसमें है। किसान की खेती बढ़नी चाहिए, उसका दृष्टि इसमें है। फैक्ट्रियों का उत्पादन बढ़ के लोगों को रोजगार मिले, वो भी दिखती है। युवा के नाते से हमने पहले ही कहा था कि हम लोगों को 5 लाख रुपए रोजगार देंगे। 1 लाख को रोजगार दे चुके, 1,58,000 का रोजगार पाइपलाइन में है, अभी जिनके ऊपर प्रोसेस चल रहा है, पूरा होने का है, और अगले 1 लाख का कैलेंडर राजस्थान की सरकार 1 जनवरी को जारी कर चुकी है। स्पष्ट रूप से बताता है कि रोजगार के नाते उसको आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम है। महिला को सामर्थ्यवान आत्मनिर्भर बनाने के लिए इसमें स्पष्ट रूप से दिखती है कि हमने उसके लिए अपने खुद के स्टोर खोलने की बात है। उस विजन को रखते कहीं लखपति दीदी के साथ साथ अपने मार्ट भी खोले और उसमें अपनी चीज़ की मार्केटिंग कर सके। और खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही, फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।